नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबरों के परे। 2010 में चीन ने अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और राज्य कंपनियों को वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर पहुंचाने की तलाश में लैटिन अमेरिका पर अपनी आंखें गाड़ ली। जहां चीन को पूंजी की भूख थी, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से बढ़ोतरी एशियाई विशाल होने में कमी देखी जा सकती थी। परिणाम यह रहा कि उस वर्ष हर राज्य से $35 बिलियन का ऋण में रिकॉर्ड कायम हुआ। एक दशक बाद तेजी से और एक बार संबंध ऐसे तरीकों से परिपक्व होने लगे जिससे समझ आने लगा कि चीन अपनी एक गलत साथी के साथ आगे बढ़ रहा था। लैटिन अमेरिका के बिगड़ती आर्थिक स्थिति से प्रेरित एक बहुवर्षीय मंदी को देखते हुए 15 वर्षों में पहली बार चीन के दो सबसे बड़े नीति बैंक, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने 2020 में इस क्षेत्र को कोई नया ऋण नहीं दिया। इंटर अमेरिका संवाद, जो कि एक वॉशिंगटन थिंक टैंक है, की नई रिपोर्ट से डेटा आया है। साथ ही बोस्टन विश्वविद्यालय की वैश्विक विकास नीति केंद्र, जो 2 वर्षों से वॉशिंगटन के पीछे से चीन की युआन में कट नजर डाले हुए है। क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव ने अमेरिकी नीति निर्माताओं को चिंतित कर दिया है। यह कार्य बिडेन प्रशासन के पास है और उन्होंने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में चीन के होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। लेकिन चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को कई दक्षिण अमेरिकी देशों के शीर्ष व्यापक भागीदार के रूप में विस्थापित कर दिया है। इन्हें पकड़ना कोई आसान काम नहीं होगा। इस विश्व महामारी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका भी पिछड़ गया और जब चीन ने सर्जिकल दस्ताने से लेकर थर्मल इमेजिनिंग तकनीकों तक की आपूर्ति में $2015 मिलियन से अधिक का दान किया था। तुलना करें तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड स्टेट डिपार्टमेंट ने $153 मिलियन दिए गए। वहीं चीन ने 5 देशों अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, पेरू को वैक्सीन बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल या योजनाएं भी चलाई। लेकिन जब महामारी के कारण चीन की सहायता को अपनाना पड़ा तो बीजिंग के लिए सरकारों को अपने बिलों का भुगतान करना कठिन हो गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 7.4% की मंदी ने लगभग एक दशक की वृद्धि को खत्म कर दिया है। पिछले साल इक्वाडोर ने ऑयल शिपमेंट के लिए ऋण भुगतान में लगभग $900 मिलियन के लिए एक साल की देरी की बातचीत की। वहीं वेनेजुएला अब तक इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कर्जदार है और माना जाता है कि उसे एक समान रियायती अवधि मिली है। लैटिन अमेरिका को ऋण देने से दुनिया भर में खींचतान मच जाती है और साथ ही मंदी का सामना भी करना पड़ता है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने बाजारों और संसाधनों तक चीन की पहुंच का विस्तार करने के लिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में बंदरगाहों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अरबों डॉलर का ऋण दिया है। लेकिन कुछ उधारकर्ताओं द्वारा ऋण चुकाने के लिए संघर्ष करने के बाद बीजिंग और अधिक सतर्क हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि वे परियोजनाओं और पत्तपोषण की अधिक सावधानी से जांच करेंगे। क्षेत्र के नेताओं के लिए बड़ी टिकट अवसंरचना परियोजना के लिए चीनी ऋणों का विरोध करना कठिन है। ब्याज दरें कम है और विश्व बैंक और IMF के ऋणों के विपरीत कम तार जुड़े हुए हैं और मंजूरी तेजी से है। इससे नेताओं को अगले चुनाव के लिए समय में उपलब्धियों को टालने की अनुमति मिलती है। यहाँ तक कि कोलंबिया वाशिंगटन का कट्टर क्षेत्रीय सहयोगी और एक देश जो कि चीन के खतरों पर सही था, हाल ही में बैंडगैगन और पर कूद पड़ा। पिछले साल चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी सहित एक कंसोर्टियम ने राजधानी बोगोटा की पहली मेट्रो $3.9 बिलियन की परियोजना पर जोर दिया। किसी भी अमेरिकी फर्म ने इस परियोजना के लिए बोली नहीं लगाई, जिसका सीधा फायदा चीन के किसी ऋण को नहीं हो पाया। आइए अब कुछ चर्चा करते हैं देश की। बेंगलुरु के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 10 मरीजों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त N मंजुनाथ प्रसाद ने एक बयान में कहा कि SJR वाटरमार्क अपार्टमेंट में 15 फरवरी से 22 फरवरी के बीच संक्रमण के 10 मामले सामने आए। इस कैंपस में 9 ब्लॉक है जिसमें करीब 1500 लोग रहते हैं। अधिकारी के अनुसार संक्रमण के मामले सामने आने के बाद 6 ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यह घटना बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में 113 लोगों को
के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सामने आई है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इलाके में कोविड-19 के मामलों में ये उछाल पिछले दिनों 2 एनिवर्सरी पार्टियों के आयोजन के बाद देखने को मिला है। क्षेत्र में 2 दिनों के अंदर करीब 2 दर्जन नए मामले सामने आने के बाद बड़े पैमाने कोरोना जांच का अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके को सील करने का आदेश दिया गया। बताते चले, जहां भारत में पिछले साल के आखिर में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले देखने को मिल रहे थे, वहीं पिछले दिनों इस पर नियंत्रण दिखा और यह दिन में 10,000 से कम मामले पर पहुंच गए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसमें एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है, जिसने सभी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए अब सरकार के अंदर से भी आवाजें उठने लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी टैक्स घटाकर कीमतों को काबू करने का सुझाव दिया। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स में शक्तिकांत दास ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती करे ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई जा सके। उन्होंने कहा कि टैक्स के सेलिब्रेटेड अनवाइंडिंग करना जरूरी है ताकि इकोनॉमी के ऊपर से कीमतों का दबाव हटाया जा सके, यानी धीरे धीरे टैक्स को कम करना होगा। एमपीसी मिनट्स में कहा गया कि दिसंबर में सीपीआई यानी रिटेल महंगाई दर खाद्य और ईंधन को हटाने के बावजूद 5.5% के ऊपर रही है, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पेट्रोल डीजल पर ऊंचे इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से मुख्य सामना और सेवाओं की महंगाई बढ़ गई है, जिसमें से ट्रांसपोर्ट और स्वास्थ्य सेवाएं खास तौर पर शामिल हैं। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए इसे जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल में केंद्र और राज्य सरकारों की बैठकर बात करनी चाहिए। स्लैब को तर्कसंगत बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ये एक अफसोसजनक मुद्दा है जिसका जवाब कीमतें कम करने से किसी को भी मंजूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैं एक ऐसे वक्त में रह रही हूँ जहाँ मैं सच्चाई की सही तस्वीर सामने लाने के लिए जो कुछ भी कहूंगी ऐसा लगेगा कि मैं उलझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जवाब देने में बच रही हूँ और इन आरोपों से बच रही हूँ। फरवरी में अब तक पेट्रोल डीजल के रेट में 15 बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले जनवरी में रेट 10 बार बढ़े थे। इस दौरान पेट्रोल की कीमतों में 2.5 रुपए की और 6.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।